इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो आपको सही लगता है तो लाइक भी करें। देखें, आपका जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, जो मैंने आपको बता दिया था और आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ भी गए होंगे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, यानी सेखंडज आव्यूह में उसके सारणिक की वैल्यू लाकर उससे डिवाइड भाग दे देते हैं, जिससे ए इनवर्स ज्ञात हो जाता है, यानी ए का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात हो जाता है। अब जो आज पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। अब ये रैखिक समीकरण निकाय क्या होती है वो देखें ध्यान से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, देखें यहाँ मैं 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस लिख रहा हूँ। इसको कहते हैं एक सिस्टम, और सिस्टम 3 वेरिएबल्स का यानी इक्वेशंस का एक सिस्टम है। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण निकाय। यानी 3 इक्वेशंस भी होंगी या 2 इक्वेशंस का भी एक सिस्टम हो सकता है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण निकाय। इनको हल करना यानी इनका सॉल्यूशन निकालना देखेंगे आज। अब हल क्या, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी वो बताएंगे। इसमें ध्यान दें, आपका जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसमें आप देखें कि 2 वेरिएबल्स यानी 2 वेरिएबल्स वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको कैसे सॉल्व करें, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करें। तो देखें, मैंने एक समीकरण निकाय लिए यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है, तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अब इसको देखें कि क्रैमर नियम द्वारा कैसे हल किया जाता है। आपके कोर्स में 2 तरह के रूल हैं। क्रैमर नियम को एक नाम और दिया है, वो है सारणिक नियम। इसको सारणिक नियम भी कहते हैं और क्रैमर नियम भी कहते हैं, या डिटर्मिनेंट रूल इसको बोला जाता है, डिटर्मिनेंट रूल। और एक है आव्यूह सिद्धांत, जो बाद में बताऊंगा, अभी तो केवल क्रैमर नियम सीख रहे हैं। तो 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों वाली समीकरण को कैसे हल करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कैसे लाएंगे, वो भी किसके द्वारा, क्रैमर नियम द्वारा या क्रैमर रूल द्वारा कैसे लेके आएंगे। तो आप सबसे पहले एक्स और वाई के कोफिशिएंटों की एक डिटर्मिनेंट बनाएं और उसका नाम रखें डेल्टा। डेल्टा इनके कोफिशिएंटों की एक डिटर्मिनेंट बन गई। अब आपको एक डिटर्मिनेंट और बनानी है, उसका नाम रखें डेल्टा 1, और डेल्टा 1 का मतलब है जो फर्स्ट कॉलम डेल्टा में है इसको आप चेंज करके ये वाले जो नंबर हैं उनको रखें, यानी 3 9, और डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम चेंज कर दें और उसको रखें 3 9, यानी एक बार डेल्टा 1 में ये वाली लाइन आ जाएगी और एक बार डेल्टा 2 में ये वाली लाइन लिख देंगे आप। तो ऐसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 इस तरह आपको डिटर्मिनेंट बनानी है और उनकी वैल्यू लेके आनी है। डेल्टा की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू 36 और डेल्टा 2 की वैल्यू 24। अब क्या करना है आपको देखें। देखिए, आपने डेल्टा की वैल्यू 12 निकाल ली थी, डेल्टा 1 की वैल्यू 36 निकाल ली थी और डेल्टा 2 की वैल्यू 24 निकाल ली थी। अब आपको करना क्या है, देखें, x अपॉन डेल्टा 1 रखना है, y इक्वल y अपॉन डेल्टा 2 और 1 इक्वल 1 अपॉन डेल्टा। इस इक्वेशंस में आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा की वैल्यू रख दें। तो देखें आप, x की वैल्यू x अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू 36 थी, y अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू 24 थी और 1 अपॉन डेल्टा यानी 12 यहाँ वैल्यू रख दी है। इसके बाद देखिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वल करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखें, x अपॉन 36 इक्वल 1 अपॉन 12, यानी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 36 ऊपर पहुँचा और 12 और 36 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। और y अपॉन 24 1 अपॉन 12, अब 24 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया तो 12 और 24 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसे बोलते हैं क्रैमर नियम यानी डिटर्मिनेंट रूल।
से आप 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। अब 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो देख लें। ये 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें बाय क्रैमर्स रूल या क्रैमर नियम द्वारा, तो कैसे आप इसकी जो कैसे सोल्व करोगे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे लेके आए। तो देखें अभी जो मैंने बताया कि आपको डेल्टा एक डिटर्मिनेंट बनानी है, इनके कोफिशिएंटों की एक डिटर्मिनेंट बना लें। इसके बाद देखें ये जो 952 है, इसको एक बार यदि फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दें यहाँ से, तो उसको डेल्टा 1 लिखेंगे आप, यानी फर्स्ट कॉलम को आप 952 और 0 से चेंज कर दें तो उसको आप डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 कहेंगे। यदि आप सेकंड कॉलम को चेंज कर देते हो 952 और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखते हैं, यानी वैसा का वैसा रखते हैं, तो आप देखें इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 2 कहते हैं। इसके बाद थर्ड कॉलम को यदि आप 952 0 से चेंज करें तो इसको डेल्टा 3 कहेंगे। अब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, 4 डिटर्मिनेंट जो आपने बना ली है इनकी आप वैल्यू निकालें। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे लेके आए, 1 -5 -7 -1 -2 और -14 और +1 2 -10। अब इसको सोल्व करें तो -12 और +16 और माइनस का 8, यानी अगर कैलकुलेट करते हैं तो -4 आता है। आप कैलकुलेट करके देखें। इसके बाद देखें इस डेल्टा 1 की वैल्यू लेके आए तो 9 -5 -7, इसके बाद -1 -52 और 0, इसके बाद +1 52 और -0। इसके को सोल्व करें तो ये इसको पूरा सोल्व करोगे तो -4 ही आपको प्राप्त होगा। उसके बाद देखें डेल्टा 2 की वैल्यू लेके आए 1 52 -0 52 -0 -52 हो जाएगा, फिर -9 और -2 और -14 और 0 -104 52 × 2। अब देखें इसको सोल्व करें आप तो -12 प्राप्त होगा यहाँ, यानी -12 प्राप्त होगा। उसके बाद देखें डेल्टा 3 जो आपकी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू लेंगे 1 0 -52 -1 0 और -104 -72। इसको सोल्व करोगे तो देखिए आपने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली थी, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसके बाद देखें जैसे पहले बताया था x अपॉन डेल्टा 1 y अपॉन डेल्टा 2 और z अपॉन डेल्टा 3 और इक्वल 1 अपॉन डेल्टा, यहाँ आपको इन सभी की वैल्यू पुट करनी है, यानी रखनी है। तो x अपॉन डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपने फाइंड की थी -4, तो यहाँ -4, डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ रख दी y अपॉन, और z अपॉन डेल्टा 3 की वैल्यू रखकर 1 अपॉन डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वल करके आप और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें फर्स्ट और लास्ट को मैंने इक्वल किया, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद देखें सेकंड और लास्ट को मैंने इक्वल किया तो -12 को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो y इक्वल 3 आएगा। उसके बाद देखें लास्ट इन दोनों को मैं इक्वल करता हूँ तो -20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर गया तो z इक्वल 5। यानी आपकी 2 वेरिएबल्स की जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी समीकरण निकाय था, उसमें देखें कंडीशन फर्स्ट क्या है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यदि इक्वल नहीं है तो देन इट हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कब किसी इक्वेशन यानी 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को आप कब सॉल्व कर सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू यूनिक आएगी, यानी अद्वितीय कब आएगी, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। अब यदि इक्वल हुए
अब तीनों को इक्वल करके देखे, सबसे फर्स्ट कंडीशन तो आ गई कि दोनों इनका जो रेशियो है A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व कब करते हैं, जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो C1/C2 भी देखा जाता है, और वो इक्वल नहीं हुआ तो इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, यानी ये इसके कोई हल नहीं है, आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आगे देखें कि यदि C1/C2 इक्वल आ जाता है तो इसको भी सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अनंत वैल्यू आएंगी, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इनका। तो आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, यानी उसके अनंत हल आएंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इन कंडीशनों से पता लगा सकते हैं। 3 वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशंस है उनमें क्या कंडीशंस है, आप जानते हैं कि जो कॉफिशिएंटों से तो डेल्टा बन जाएगा, जो इनके एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट हैं उनसे डेल्टा बनेगा। उसके बाद फर्स्ट कॉलम को आप D1 D2 D3 यानी इनसे आप चेंज कर देंगे तो उसे डेल्टा 1 कहते हैं। तो डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट। अब डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम रहते हैं, बाकी जो सेकंड कॉलम है यानी सेकंड दूसरा स्तंभ है उसको D1 D2 D3 से चेंज कर देंगे। डेल्टा 3 में क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम है उसको चेंज कर देंगे, किससे, D1 D2 D3 से। यहाँ D1 D2 और D3 आएगा। इसके बाद देखें, अब इनकी वैल्यू निकाल कर देखें। यदि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी वैल्यू, क्वेश्चन कब करोगे आप, सोल्व करोगे जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 0 आ जाती है तो क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो उसके अनंत यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होगा, जब आप इसकी वैल्यू 0 न लेकर आए, यानी 0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल 0। तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होंगे इसके। यदि ये 0 आ जाता है, डेल्टा इक्वल 0, तो इन सभी की वैल्यू को देखना पड़ेगा कि ये सभी की वैल्यू में कोई 0 तो नहीं है, यानी सभी की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो उसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, यानी किसी इक्वेशन का कोई हल नहीं निकलेगा। कब, जब इसकी वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू तो 0 आ जाए और इन सभी की वैल्यू 0 नहीं आए। अगर इनमें से कोई एक 0 है, इनमें से, यानी ये तो 0 आ ही गया तो क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन इनमें से कोई एक भी 0 हो गया, यानी एनी वन फ्रॉम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज 0, देन इसको कहेंगे कि इनके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस के यानी समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अब देखते हैं ग्रामर जो रूल है, ग्रामर नियम से तो क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखें आप मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, यानी आव्यूह सिद्धांत द्वारा हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप देखें, मैंने 3 वेरिएबल्स का इक्वेशंस लिया हुआ है, 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया, यानी एक मैट्रिक्स यहाँ बनाई और एक मैट्रिक्स वहाँ बनाई। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है अभी, 1 2 3, और 3 रो हैं और एक कॉलम है, यानी 1 कॉलम है और 3 रो हैं। इसमें भी 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। अब देखो ये जो इक्वेशंस का सिस्टम है वो D1 D2 D3 के इक्वल है, 3 एलिमेंट इसमें और 3 एलिमेंट इसमें, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इस टाइम। अब उसके बाद देखें, जो इस मैट्रिक्स को यानी इस आव्यूह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी A1 A2 यानी कॉफिशिएंटों को मैंने अलग कर लिया और एक्स वाई जेड को अलग कर लिया। यदि आप दोनों मैट्रिक्सों का आप मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1x प्लस B1y प्लस C1z, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। उसके बाद सेकंड कॉलम तो है नहीं, तो मल्टीपल कहाँ से करोगे, उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A2x B2y और C2z वही चीज़ आ जाएगी, और A3x B3y और C3z वही आ जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसके बाद देखें, इसका नाम तो मैंने A लिखा, इसका नाम यानी नेम x लिखा और इसका नाम b लिखा, यानी ax इक्वल b फॉर्म में ये सिस्टम चल रहा है। अब ax b फॉर्म में, और मुझे अब x y z की वैल्यू लेके आनी है, तो कैसे लेके आएंगे अभी देखें आप। इस इक्वेशंस को मैंने मल्टीपल a इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ a इनवर्स लिखा, यहाँ पर भी मैंने a इनवर्स लिखा।
ए इनवर्स यहाँ लिखा, ए इनवर्स यहाँ लिखा। इसके बाद देखें, आप जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी तत्समक आव्यूह होता है आई। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल यूनिट मैट्रिक्स, यानी इकाई मैट्रिक्स आव्यूह, तत्समक आव्यूह होता है। तो यहाँ आई लिख दिया मैंने। और आप एक बात देखें कि आई इंटू एक्स, आई यूनिट मैट्रिक्स होता है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल होता है तो वही मैट्रिक्स आती है, यानी आई इंटू ए क्या होता है, ए होता है। तो आई इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड यहाँ बचेंगे। और यहाँ एक नई मैट्रिक्स आएगी, वो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो अभी ये बात समझ में आ गई कि ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में आपका सिस्टम होगा। और उसमें क्या करेंगे आप, x इक्वल ए इनवर्स बी सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी आव्यूह सिद्धांत द्वारा इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। मतलब इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, यहाँ भी एक मैट्रिक्स बना ली और यहाँ भी एक मैट्रिक्स बना ली, ध्यान से समझना। इसके बाद देखें, इनके कोफिशिएंटों की फिर एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और दूसरी मैट्रिक्स एक्स वाई की ऐसे बनेगी, क्योंकि आप इनको मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा। देख लें, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y, देखें वही आता है। इसके बाद देखें ये कैसी फॉर्म है, ये a है, ये x है और ये b है। ax इक्वल b, मैंने अभी क्या बताया, इस इक्वेशन को यदि आप a इनवर्स से मल्टीपल कर देते हैं तो a इनवर्स इंटू a आई होगा। आई और किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल होता है, नहीं आव्यूह से मल्टीपल होता है तो वही मैट्रिक्स आती है। आई का मतलब 1 होता है, एक तरह से आप ऐसा समझें, आई इक्वल यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 एक्स ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स लेके आना है और उसको बी से मल्टीपल करना है, ये बी है आपकी। ए इनवर्स बी से मल्टीपल करके आपको एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू कैसे आती है, देखो पहले मैंने ए ले लिया, ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ से मैं ए इनवर्स फाइंड करूंगा। ए इनवर्स क्या फार्मूला है ए इनवर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसकी डिटर्मिनेंट बनाई, यानी डिटर्मिनेंट बनाकर 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 यानी 12 आ गया। इसके बाद एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कॉस फैक्टर्स यानी सेकंडज आव्यूह आपको फाइंड करना है। सेकंडों का आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो 2 का कॉस फैक्टर क्या होगा, 2 का कॉस फैक्टर यानी उसके -3 और 3 का साइन प्लस है तो 3 -3 यानी इसका कॉस फैक्टर। देखिए इनके साइन क्या आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे साइन याद रखें। तो -3 का माइनर कौन है, 2 का साइन कौन है, -2, तो यहाँ -2। 2 का साइन क्या है, माइनस, कॉफैक्ट इसका जो माइनर कितनी है, -3, तो -3 इंटू -3 हो गया। और इसका इसका -2 है, 2 प्लस से होगा तो ये 2 हो गया। इसके बाद देखें, इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए में इस 12 का भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो आपको ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब ए इनवर्स फाइंड करके इसको b से मल्टीपल करेंगे और x की वैल्यू x इक्वल ए इनवर्स b, आपको a इनवर्स की वैल्यू रखनी है और b की वैल्यू रखनी है x इक्वल ए इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू आपने ये निकाली है। आप एक बात ध्यान रखना, आप जब आप भाग दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसको आप अंदर डिवाइड ना करें, अभी बाद में करना है। आप पहले ए इनवर्स की वैल्यू रख दें, बी की वैल्यू रख दें। इसके बाद देखें आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीपल करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 और 3 इंटू 9 27, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीपल कर दिया। इसके बाद इनकी कैलकुलेट किया तो 27 और 9 36 आए और 18 माइनस 6 यानी 12। अब 12 का आप इनसे डिवाइड करें, डिवाइड हमेशा लास्ट में करना जिससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसके बाद देखें 12 36 में डिवाइड होगा तो 3 और 12 में डिवाइड होगा तो 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 1। ये तो था 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन। अब 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन और देख लें। देखिए मैट्रिक्स मेथड से 3 वेरिएबल्स वाला जो एक सिस्टम है इक्वेशंस ऑफ लीनियर
इक्वेशंस का सिस्टम उसको सॉल्व करेंगे, यानी 3 वेरिएबल्स का इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो पहले कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स बना लें, उसके साइड में एक्स वाई जेड और सामने वाले कांस्टेंटों को फिर एक मैट्रिक्स में डाल दें। तो देखें आप, मैंने क्या किया, इनके कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स बनाई, उसको यहाँ लिखा एक्स वाई जेड और सामने कांस्टेंटों की मैट्रिक्स। ये कौन सी फॉर्म है, ए एक्स इक्वल बी, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। ए एक्स इक्वल बी को ए इनवर्स से मल्टीपल करके उसके बाद में सोल्व करके एक इक्वेशन आती है जिसे आपको याद कर लें, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। आपको ए इनवर्स लेके आना और उसको बी से मल्टीपल करना है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स आपको मल्टीपल करना है बाद में। तो उसके लिए पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ए इनवर्स फाइंड का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए को आप किससे डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से वो डिवाइड करेंगे। इसके बाद देखें आप एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट बना लिया इसका। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 1 और +1 -1, यहाँ साइन माइनस होता है तो +1 हो जाएगा। इसके बाद देखें 1 × 1 1 1 इसके बाद 3 -1 और -1, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ ये 0 ही गया, ये -6 होगा। तो क्या वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है -2। अब क्या करना है, अब एडजॉइंट ए लाना है। एडजॉइंट ए कैसे लेके आना है, सह खंडों से बना एक मैट्रिक्स लेके आना है, सभी एलिमेंटों की माइनर को उनके साइन से मल्टीपल करके कोफैक्टर निकालकर उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाता है। तो सबसे पहले सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर लेके आना है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, यानी सेकंडों से बना अवयव। वैसे जनरली पी लिखा बी लिखते हैं, लेकिन अब बी यहाँ काम आ रहा है तो इसको कोई नया नाम डालेंगे और वो पी डाल दिया मैंने यहाँ। तो देखें 2 का कोफैक्टर 1 × 1 और -1 यानी 2 का साइन प्लस तो +2। इसके बाद देखें यहाँ इसका साइन माइनस होता है तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 -1 यानी 0। इसके बाद 3 का साइन क्या, 3 का साइन है प्लस। अब इसका माइनर देखते हैं, माइनस इंटू माइनस -2 तो ये -2। इसके बाद देखो इस एलिमेंट का कोफैक्टर है -1 और +3 यानी 2, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर निकाल कर रख दिए और यहाँ एक मैट्रिक्स आ गई है P और P का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए, यानी P का ट्रांसपोज किया तो P का ट्रांसपोज यानी जो आपकी रो को कॉलमों में बदल दिया तो ये मैट्रिक्स आया और इसे क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ए बोलेंगे। देखिए आपने एडजॉइंट ए प्राप्त कर लिया था। एडजॉइंट ए लाने के बाद आप देखो ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, यानी ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा, आपको एडजॉइंट ए में किसका डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या थी, क्या वैल्यू थी उसकी, -2 थी। अब उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस को मैं ऊपर रख रहा हूँ तो -1/2 और एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। तो ए इनवर्स ये फाइंड होगा। आपको अभी 2 से डिवाइड नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सरल करनी है। इसके बाद देखें आप ऐसे करें, इस चीज़ को जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको ऐसे ही रखें। इसके बाद देखें आप एक इक्वेशन थी आपकी x इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स तभी तो फाइंड किया आपने कि ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख सकें। तो x की वैल्यू यहाँ रखी मैंने ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखी। इसके बाद देखो ए इनवर्स की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू आप है 9 6 और 2। अब देखें आप इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीपल होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18 -12, यहाँ -12 आएगा। इसके बाद देखें -8। अब इसको सोल्व कर लें, देखें क्या आएगा, -2 आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -6 और 2। इसके बाद देखें -18 +6 और +6। इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करोगे तो आपका -6 आएगा, देख लें। और उसके बाद अब आप 2 से डिवाइड करें, यानी -2 से आप सबको डिवाइड कर दें तो देखें x की वैल्यू कितनी आएगी 1, y की वैल्यू कितनी आएगी 2 और z की वैल्यू कितनी आएगी 3। इस तरह आप समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप
सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड बता दिए, क्रैमर मेथड और एक मैट्रिक्स मेथड। इन दोनों से ही पेपर में सवाल पूछा जाता है।